हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप मंत्र स्टार्टअप की दुनिया का एक ऐसा शो जहां पर हम आपको न सिर्फ इंस्पायर करते हैं बल्कि आपकी जानकारी भी बढ़ाते हैं। जी हां, हमारी कोशिश यही होती है कि स्टार्टअप वर्ल्ड की हर बारीक से बारीक बात को आसान भाषा में आपके सामने लेकर आए। आखिर स्टार्टअप के जो दिग्गज हैं वो किस तरह से आगे काम कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री, पूरा इकोसिस्टम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में तमाम जानकारियां और क्या कुछ चल रहा है स्टार्टअप वर्ल्ड में, ये सारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज के शो में भी होगा बहुत कुछ खास, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अपने सहयोगी शरद दुबे के पास, जो बता रहे हैं कि आखिर स्टार्टअप की दुनिया की इस हफ्ते की जो टॉप की न्यूज है वो आखिर क्या है। शरद बता। सबसे पहला न्यूज़ रहेगा पेयू, एक स्टार्टअप है, फिनटेक स्टार्टअप है। यहाँ पे उनको जो है एबिलिटी मिल गई है कि वो नए मेंबर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनको पीए लाइसेंस मिल गया आरबीआई से। पीए का लाइसेंस का मतलब होता है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। यहाँ पे आप फिनटेक से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है पेयू को लेके। दूसरा एक और कंपनी है GV.AI। अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और बहुत सारे कंपनीज हम देख रहे हैं जो AI बेसिस पे खुल रहे हैं। AI बेसिकली आपका डेटा के ऊपर होता है और इम्पॉर्टेंटली डेटा साइंस पे काम आता है, और जिसके कारण बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ पे फॉर्मर भारत पे के जो CPO हैं, चीफ पब्लिक ऑफिसर अंकुश जैन, वो अपनी नई स्टार्टअप लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है GV.AI। और ये जो AI रहेगी स्टार्टअप, ये हेल्थ केयर में फोकस करेगी। तीसरा खबर है वो भी AI को लेके है, लेकिन यहाँ पे बड़े दिग्गज प्लेयर्स आ रहे हैं। इस AI का नाम है AIONOS AI वेंचर। इसमें दो बड़े बाजार के दिग्गज लोग शामिल हुए हैं। एक तो इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन के प्रमोटर राहुल भाटिया, और फॉर्मर टेक महिंद्रा के जो CEO है CP गुरनानी। ये दोनों मिल के एक जॉइंट वेंचर शुरू किए हैं। अब इस जॉइंट वेंचर में है क्या, ये दूसरी कंपनी की जो AI है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इसमें 3 अहम सेगमेंट पे वो फोकस करने वाली है: ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट। इन तीनों को जोड़ के, को रिलेट करके AI के ऊपर जो है ये एक स्टार्टअप बन रही है। तो हमने देख लिया कि 2 AI स्टार्टअप के अनाउंसमेंट्स हो गए हैं और पेयू का भी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। हमारा चौथा खबर जो स्टार्टअप स्पेस में है लेकिन ये लिस्टेड भी हो चुका है, वो है ज़ोमैटो। हाल ही में स्टॉक जो है 200 रुपये तक ऑलमोस्ट छूने जा रहा था और अच्छी तेज़ी भी आई थी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो होती है आपकी प्लेटफॉर्म फ़ीस। अगर जो फ़ीस आप देते हैं जब आप उस ऐप को यूज़ करते, उसको प्लेटफॉर्म फ़ी कहते हैं। प्लेटफॉर्म फ़ी जो है 4 रुपये से बढ़ के अब 5 रुपये हो गई है। मेजर की मार्केट्स में हमने ये चेक भी किया। और इंटरेस्टिंगली प्रॉफिटेबल होने के लिए जो है ये सिर्फ 1 रुपया ज़रूर लगता है, लेकिन जो पूरे साल में जितने ऑर्डर्स होते हैं, लगभग 80 से लेकर 90 लाख ऑर्डर्स, उसके कारण जो अगर आप तब्दील करेंगे कामकाजी मुनाफे में, तो उसमें लगभग 80 से लेकर 90 करोड़ तक का जो है एक्स्ट्रा एडिशन एबिडा में देखने मिलता है। तो 1 रुपया ज़रूर छोटा है, लेकिन एबिडा कंट्रीब्यूशन में जो है बड़ी देखने मिलती है। अब जोमेटो के अलावा जो है वीवर्क भी फोकस में रहेगा। जो वीवर्क जहाँ स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे कोवर्किंग स्पेसेस होते हैं। तो हमने भारत में बहुत शहर में देखा होगा वीवर्क के बड़े बिल्डिंग्स, तो उस बिल्डिंग्स में आप जाके जो है छोटे छोटे ऑफिसेज या केबिन्स रेंट कर सकते हैं। और वीवर्क की जो एक बड़ी, जो आप कहेंगे स्टेक है, जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपने इंडियन आर्म को जो है बिकवाली कर दी है, लगभग 27% स्टेक की, और ये 1200 करोड़ का डील हुआ है। इसमें एम्बेसी ग्रुप भी है जिनका स्टेक थोड़ा गिरा है, लेकिन ये एक टाइप से दर्शाता है क्योंकि जो ग्लोबल प्लेयर है वो ऑलरेडी उनके जो है खाते ख़राब हैं, वैल्यूएशन जो है कम है, लेकिन भारत का वीवर्क वहाँ पे जो है अच्छी डिमांड देखने मिल रही है। तो जो बाइंग हुई है वो इंडियन बायर से ज़्यादातर हुई है, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। और वीवर्क जो है अपनी ऑपरेशंस जो भारत की है वो अब एग्ज़िट कर रहेंगे। इसका मतलब भारतीय कंपनी, भारतीय इन्वेस्टर्स ही वीवर्क को चलाएंगे, क्योंकि ये मॉडल जो है इंटरेस्टिंगली इंडिया में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो पेरेंट कंपनी है बाहर, वहाँ पे ये मॉडल जो है उतना नहीं चला और वैल्यूएशन क्रैक भी देखने मिला। और कुछ लोग कहते हैं कि वीवर्क इंडिया की वैल्यूएशन जो है अपनी पेरेंट कंपनी जो वीवर्क US में है उससे भी ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका। तो ये थी स्टार्टअप वर्ल्ड की टॉप 5 खबरें जो हमारे सामने लेकर आए मेरे सहयोगी शरद दुबे। चलिए अब चर्चा में शामिल करते हैं अपने साथ एक बेहद खास मेहमान को। जी हाँ, कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे बद्री नारायण जी, जो कि फाउंडर और CEO हैं S3V वेस्कुलर टेक्नोलॉजी से।
बहुत बहुत स्वागत बद्री नारायण जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दूसरी मेहमान है मोनिका मल्होत्रा, जो कि एमडी हैं एमबीडी ग्रुप के, और आज बात करेंगे उनके स्टार्टअप असुका की, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप है। मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और ब्रेक के उस पार हम मोनिका जी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम में जोड़ते हैं बद्री नारायण जी को। बद्री नारायण जी, हमें समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें S3V वेस्कुलर टेक्नोलॉजीज के बारे में बताइए। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या सोच है, किस तरह का कारोबार है आपका, और मकसद क्या है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में। आपके स्टार्टअप का मकसद क्या है? से हम हमारा मेन फोकस हेल्थ केयर के ऊपर है और हम लोग हाई एंड इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स के लिए जो हार्डवेयर यूज होता है उसका इंडिया में उसको डेवलप करके उसको मैन्युफैक्चर करने का हमारा मेन फोकस है। हेल्थ केयर एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी का नीड होता है और जब नेचर ह्यूमन बीइंग्स को क्या बोलते एवॉल्व किया है, वो गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करता है। सो हेल्थ केयर कॉमन होता है अगर वो कॉमन आदमी होता है और जो अमीर आदमी होता है, सेम तरह के हेल्थ केयर नीड्स होते हैं। सो मेडिकल डिवाइसेस में लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर यूज होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट पूरे इम्पोर्टेंट होते हैं और उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। आपको एग्जांपल देने के लिए अगर हम ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट देखते हैं और उसमें एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोल के एक प्रोसीजर यूज होता है, उसका जो हार्डवेयर होता है वो करीब 5 लाख का होता है, पेशेंट का कॉस्ट होता है। और 5 लाख एक ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट एक 10 घंटे के अंदर खरीद के हॉस्पिटल में यूज करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो हम लोग ऐसे हार्डवेयर को कैसा इंडिया में अपन बना सकेंगे और एक नॉर्मल आदमी को कैसा उसको उसके रीच में ले जा सकते हैं, वो काम करते हैं हम लोग। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं उनकी चर्चा हो रही है, उनकी तमाम बातें हो रही हैं। अब मेरा अगला सवाल बद्री जी आपसे होगा। हाल ही में आपकी जो स्टार्टअप है उसने 300 करोड़ का फंड उठाया है। इस 300 करोड़ की रकम का इस्तेमाल आखिर कहां कहां होने वाला है, जरा इस पर रोशनी डालिए। सो हम हमारे के लिए फंड तीन इम्पोर्टेंट चीजों में यूज करेंगे हम लोग। पहला है हम लोग एक अपस्ट्रीम इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये जो न्यूरो डिवाइसेस के लिए हम लोग फोकस किए हैं उसके लिए यूज होगा। और दूसरा होगा रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए, बिकॉज अगर जब आप एक मेडिकल डिवाइस बनाते हैं वो बहुत क्रिटिकल होता है तो उसका सेफ्टी और एफिकेसी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग एनिमल टेस्टिंग और क्लिनिकल टेस्टिंग और इंटरनेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल्स में बहुत खर्च होगा। सो ये न्यूरो मेडिकल डिवाइसेस हम लोग चाहते हैं कि अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको यूएसएफडीए अप्रूवल मिल जाएगा तो अ, हम लोग एक कॉमन मैन होता है वो जस्ट नॉट इंडिया बट जो ग्लोब में होता है कॉमन मैन, उन तक ये टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज हम लोग ले जा सकेंगे। और तीसरा जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो एक ट्रेनिंग सेंटर रखने वाले हैं और मार्केटिंग और जो नंबर ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट अक्रॉस द ग्लोब, उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर डालने वाले हैं। और सोशल अवेयरनेस, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है पहला लोगों को उसका जो सिम्टम्स होता है वो जानने के लिए भी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम लोग सोशल अवेयरनेस के ऊपर भी थोड़ा बजट लगा के
सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने में ये फंड यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल। तो न्यूरो से संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर इस रकम का इस्तेमाल होने वाला है। एनिमल टेस्टिंग, क्लिनिकल टेस्टिंग पर भी फोकस बढ़ाया जाएगा और लोगों को खास तौर पे अफोर्डेबल जो हेल्थ केयर है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने और कई तरह के ट्रेनिंग सेंटर को आगे विस्तार देने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़ी दिलचस्पी आपके इन्वेस्टर्स को लेकर है। जरा बताएं, जब आपने यात्रा शुरू की तब कौन कौन से लोग जुड़े, कैसे इसकी शुरुआत हुई और हाल फिलहाल कौन कौन से दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जो आपके स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं? तो पहला तो हमारा सीड फंडिंग आया था आईएसबी के पीजीपी मैक्स के फाउंडिंग बैच से। मैं भी वो फाउंडिंग बैच का स्टूडेंट हूँ और हमारा जो सीड मनी था वो आया था हमारे आईएसबी के क्लासमेट से। और उनमें थे डॉक्टर सत्या चा बोल के, वो लॉरस लैब के सीईओ है और फाउंडर है। और आजू जेकब बोल के है जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिंथाइट इंडस्ट्रीज बोल के है। और हमारे को गौतम चौकसी जो हिंदुस्तान प्लैटिनम है। और एक 5-6 क्लासमेट से पूरा सीड कैपिटल आया था। और उसके बाद हमारा जो प्रोसेस डेवलपमेंट हुआ, उसको आगे जाने के लिए हम लोग जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितो के मेंबर्स के साथ इन्वेस्टमेंट आया हमारे को। उनके चेन्नई और मुंबई चैप्टर से फंडिंग आया था। और लेटेस्ट अब जो हम लोग ये पूरा एक्सपेंशन के लिए जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया है और ये प्रोडक्ट को हम लोग इंटीग्रेटेड वे से मैन्युफैक्चर करने का है और यूएसएफडीए के लेके जाने का है, इसका फंडिंग को हमारे को फॉर एग्जांपल एम नायक साहब से आया है और मधुसूदन का, उत्पल सेठ। दिस आर द इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को इंडिया में बढ़ाने के लिए आगे आए हैं और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बद्री नारायण जी हमें समय देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको, आपकी पूरी टीम, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी हम आपसे इस तरह की चर्चाओं में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करते रहेंगे। आपसे चर्चा करके, आपके इस विश्लेषण से बहुत अच्छा लगा। हमसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, स्टार्टअप मंत्र में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक और स्टार्टअप की दिग्गज से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए बढ़ते हैं आगे। अपने साथ एक और खास मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ मोनिका मल्होत्रा जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत मोनिका। मोनिका एमडी हैं एमबीडी ग्रुप की और जो कि आज जिस सिलसिले में बात करने वाली हैं वो उनका स्टार्टअप है जो कि ऑनलाइन लर्निंग ऐप का स्टार्टअप है, अशोका। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मोनिका जी हमें यही बताइए कि इस एक आइडिया की जब शुरुआत होती है तो वो कहाँ से हुई, किस तरह से आपने इस कारोबार को आगे बढ़ाया और कहाँ फोकस है, की एरियाज कहाँ हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप फोकस कर रहा है? अगर मैं अपने कारोबार के बारे में पहले बताती हूँ तो हम लोग जो हैं बच्चों की किताबें बनाते हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। K-12 पे हमारा फोकस रहता है। हम टेक्निकल बुक्स भी करते हैं और कॉलेज बुक्स भी करते हैं। और बुक्स के साथ साथ हम डिजिटल में भी उतने ही तेजी से काम करते हैं। हमारे पास ना ही केवल सीबीएसई और आईसीएसई की किताबें हैं बल्कि हर महत्वपूर्ण स्टेट बोर्ड के लिए भी हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज हैं। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी कैटर करते हैं। ना ही सिर्फ इंग्लिश या हिंदी बल्कि कन्नड़ हो, पंजाबी है, गुजराती है, बंगला है, हर तरह की लैंग्वेज में भी हम अपने रिसोर्सेज को बनाते हैं। अभी जिस स्टार्टअप की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं वो है अशोका। इसका जन्म जो इस आइडिया का जन्म हुआ कोरोना के दौरान 2020 में। जो चीज शायद हम रास्ता तय करते हैं अगले 8 या 10 साल में, पर वो कोरोना के 1.5-2 साल में जो हमने रास्ता तय किया जिसमें बच्चों का रुझान जो है
ये डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ा, टीचर्स को पढ़ाने का माध्यम ये बहुत आसान लगा और वो उससे फ्रेंडली हुए, तो ये रास्ता बहुत जल्दी तय हुआ। तो अब हम ये सोचने लगे कि भी अगर ये बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्टेड है और ये एक वातावरण बनता जा रहा है, तो ये आगे क्या होने वाला है? कोरोना के बाद क्या यही वातावरण रहेगा? नहीं, उसमें कुछ बदलाव आएगा। तो हम सब ने बहुत रिसर्च किया और ये सोचा कि अब क्या करना चाहिए कोरोना के बाद, क्योंकि डिपेंडेंसी रहेगी डिजिटल रिसोर्सेज पे, पूरी तरह भी नहीं और अधूरी की तरह भी नहीं, वो साथ साथ चलेगी। जब हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तब हमारे पास 278 स्कूल्स पहले साल में आए। उस एक बारी अगर आपको याद हो तो उस समय फिर दोबारा कोरोना के लिए थोड़ी देर तक के लिए स्कूल्स बंद हुए थे। उसके अगले साल में हमारे को 6.5x की ग्रोथ मिली। हम लोग 1870 स्कूल्स हमने उनके साथ अपना सफर अगले साल का शुरू किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि अब इस साल, अभी हम अप्रैल में ही बैठे हैं, तो हमने ऑलरेडी 3000 स्कूल्स के साथ अपना अपना जो है जर्नी शुरू कर दी है। तो ये 60% की ग्रोथ इस साल अप्रैल तक ही हमें दिखाई दी है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बहुत बेहतर रहा, इस इकोसिस्टम के लिए बहुत बेहतर रहा, और हम अच्छे से इस इकोसिस्टम को समझ पाए हैं और उसको केटर कर रहे हैं। मोनिका, हमें बताइए कि जरा ये जो पूरा भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसे किस तरह से आप देख रही हैं? जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें किस तरह से लाभ मिल रहा है इस बढ़ते हुए स्टार्टअप वर्ल्ड का? अगर मैं भारत की बात करूं तो पहले तो मैं ही कहूंगी कि सरकार बहुत इसमें हमारा साथ दे रही है। उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि जब सरकार का एक तरफ केंद्रित हो जाती है, जिस तरफ भी केंद्रित हो जाती है, तो वहां पे सारे इकोसिस्टम का एक रुझान बन जाता है। तो जो एक स्टार्टअप इंडिया जैसे मैं बात करूं, एक वो उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करती हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि सरकार ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है। उसके चलते ना ना ही जो रूल्स और रेगुलेशंस जो इसमें है, जो भी नियम बनाए गए हैं वो आसान है, बल्कि टैक्स रिबेट्स भी दी गई हैं। ये तो मैं थोड़ी बहुत बात कर रही हूँ कि जो ऊपर ऊपर के तौर पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी इसके अंदर योजनाएं हैं जो मदद करती हैं स्टार्टअप्स को। तो एक माहौल बनता है बहुत बड़ी तरीके पर। दूसरा, इसको देखते हुए कि सरकार इस तरफ केंद्रित है, तो इन्वेस्टर को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि भी हाँ, कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस कंट्री में इन्वेस्ट करना सेफ है। ना कि डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोरोना के दौरान भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया इंडिया की तरफ आई, खासकर एडटेक पे, हेल्थ के सेक्टर पे बहुत ज्यादा है। और अभी अगर हम देखते हैं तो वो तेजी अच्छी खासी बनी हुई है। तो बाकी एग्रीटेक पे भी आई हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी आई हुई है। तो इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए हो, चाहे एंजल के लिए हो, चाहे कॉर्पोरेट के लिए हो, डिपेंड करता है वो किस तरह से सोचते हैं। कि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत भी है, अगर वो स्किल्ड हो, अच्छी और नई सोच के साथ डेवलप हो रही है। और ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया के पास आज एक बहुत बड़ा पूल है, जो टेक्निकली बहुत मुझे लगता है कि साउंड है। बहुत सारे इंजीनियर्स और डेवलपर्स हमारे पास हैं। ऐसा बहुत बड़ा टैलेंट का पूल है जो एक उद्योगपति की तरह सोचता है, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है या सोचना चाहता है। बहुत सारी इनोवेटिव चीजें हैं जो वो लागू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और इंडिया इतना बड़ा बाजार है, 1.3 बिलियन से ऊपर हमारी जो है जनसंख्या है, और ऊपर से जो ये बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है, इससे हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाजार बहुत बड़ा हो जाता है बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। पर ऐसा आसान नहीं कि कुछ भी बनाया और कुछ भी बेच दिया, बहुत सोच लगानी पड़ती है, और बहुत ज्यादा हमें बहुत तकनीकी से सोचना पड़ता है, बहुत माइन्यूटली सोचना पड़ता है कि क्या चाहिए है, क्या यूजर को चाहिए है। तो हर चीज कस्टमर ओरिएंटेड बनाना और हमेशा उनके लिए यूजफुल रहना, ये एक बहुत बड़ी दौड़ है।
और ये हम सबको, अगर जो भी इस रोलर कोस्टर पे चढ़ा है, ये इस हम सब लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, चाहे हम टैलेंट पूल को ले लें, चाहे इन्वेस्टर पूल को ले लें, चाहे सरकार हमारी तरफ जिस तरह से केंद्रित है। और बहुत सारे ऐसे हब्स बने हैं दिल्ली एनसीआर में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, बहुत से ऐसी हैं जहाँ पे ऐसी संस्थाएं और ऐसा ऐसा हब बना है जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स को, कोवर्किंग स्पेस की, नेटवर्किंग की बहुत आसानी पैदा हो जाती है। तो मुझे लगता है इंडिया इकट्ठा मिलके बहुत बड़े तरीके से स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने मोनिका कि भारतीय बाजार एक ऐसे बाजार हैं जहां मौके हैं, सबके लिए मौके हैं, और इन सब के बीच में आपको इनोवेटिव आइडियाज के साथ बस आगे आना है और उसे लोग हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। चलिए, मेरा अगला सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, और ये सवाल स्पेसिफिक है सीधा जो दर्शक हमें देख रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, नए लोग जो हैं उनके लिहाज से जरा बताइए कि आपका ये जो पूरा स्टार्टअप है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जो खासतौर पे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो वहां किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? जॉब और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अगर मैं एडटेक स्पेस की बात करती हूँ, खासकर अशोका की बात कर रही हूँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली अशोका को लेकर, तो इसमें सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हर तरह के डेवलपर्स, उसमें एआई डेवलपर्स, और उसके बाद से हार्डवेयर के जो लोग हैं इसमें, जो उसकी जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, क्योंकि हमारा ब्लेंडेड लर्निंग सोल्यूशन है। और उसमें बुक्स भी हैं और डिजिटल एजुकेशन भी है, और बहुत सारे एजुकेशन जो आगे सोच सकें कि किस तरफ यूजर का रुझान जा रहा है, तो बहुत सारे रिसर्चर्स लगते हैं। फिर बहुत सारे ट्रेनिंग स्टाफ की जरूरत होती है। ट्रेनिंग स्टाफ की जरूरत आपके सेल्स स्टाफ को ट्रेन करने के लिए भी होती है, और इस तरह की ट्रेनिंग स्टाफ की जरूरत भी होती है जो टीचर्स को ट्रेन कर पाए, नए और जो भी नए और बेहतर रिसोर्सेज हम निकाल पा रहे हैं, ताकि वो एक एनवायरमेंट बने, टेक्निकल एनवायरमेंट स्कूल को मिले जिसमें वो अच्छी तरह से पनपे। ना कि टीचिंग रिसोर्सेज बल्कि लर्निंग रिसोर्सेज भी अच्छी तरीके से अवेल कर सके। तो हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि हमारे को सबसे पहले तो रिसर्चर्स की जरूरत है, ताकि वो देख पाए कि यूजर जो जिस तरह से आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसको देखते हुए आप कैसे अपने प्रोडक्ट में सुधार ला रहे हैं, पहली चीज। और फिर उसके बाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है, जो ये देख पाए कि भी उसको चलते, उसको लागू करने के लिए मुझे अपने सॉफ्टवेयर में क्या नया बदलाव लाना है, ताकि वो हमेशा प्रोडक्ट एक्सेप्टेड रहे। फिर कंटेंट वालों की जरूरत है, ताकि वो हमेशा ये देख सके कि हमारा जो कंटेंट है बेटर से बेटर क्यूरेट हो सके, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जा सके, लर्निंग बाय डूइंग से कैसे हम और इसको बढ़िया बना सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंशियल और इमर्सिव बना सकते हैं उसको। और सब इन और ट्रेनर्स की फिर जरूरत है, ताकि सोल्जर्स ग्राउंड पे जा रहे हैं, हर स्कूल और हर टीचर से बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो, कैसे यूजफुल हो सकता है। तो वो ना ही उनको ट्रेन करे, बल्कि स्कूल को भी ट्रेनिंग दे, सिर्फ एक बार नहीं, साल भर में उनको जितनी बार भी ट्रेनिंग चाहिए, और उनको हम सपोर्ट कर सकें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, स्कूल को हमेशा सपोर्ट रहे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे प्रोडक्ट बनता है या बिगड़ता है, आफ्टर सेल सपोर्ट। वो बहुत बड़ी टीम है हमारे पास, और हम हर स्कूल को सपोर्ट करते हैं, उसका एक मैनेजर उसको डिप्यूट होता है, और वो उसकी हर रोजमर्रा की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी नीड हो, हम उसको प्रोवाइड कर सके, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम तो रिजॉल्व कर सके, अगर उसी को नई जरूरत है तो हम उसको कस्टमाइज कर सके। तो हमारी सबसे बड़ी आम हो जाती है कस्टमाइजेशन। तो हर स्कूल के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बदलते हैं अगर उसको चाहिए है। और अगर कोई भी आजकल के वक्त में अगर का प्रोडक्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखता कस्टमाइज करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा लंबा नहीं चलता। कस्टमर की डिमांड्स वेरिड है, अगर आप उनको पूरा नहीं कर सकते तो आप लंबी रेस के घोड़े घोड़े नहीं है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि हमें प्रोडक्ट को हमेशा कंपेटेबल रखना है, और कॉम्पिटिटिव भी रखना है, और फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज भी रखना है। तो बहुत बड़ी सेल्स फोर्स और पीछे उसके बहुत बड़े बैकबोन स्पाइन डिपार्टमेंट्स लगते हैं इस चीज को पूरा जो है कस्टमर तक ले जाने के लिए।
तो बिल्कुल बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर मोनिका ने राय दी, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं इस तरह के स्टार्टअप में। बस आपको अपनी स्किल बेहतर तरीके से बढ़ानी है, अपनी बात अच्छे से रखनी है और आपके लिए इस क्षेत्र में भी मौके बनते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मोनिका हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को आगे के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार और ये जो पूरी जो खास तौर पे एडटेक की दुनिया में इनोवेशन है, ये और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बना रहे। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र और हमने कोशिश की कि आपकी जानकारी बढ़ाएं, आपको इंस्पायर करें। स्टार्टअप की जो चुनौतियां हैं, संभावनाएं हैं, इन सभी पर हमने चर्चा की और उसके साथ ही स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी अपडेट के बारे में भी आपको बताया। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते कुछ नए स्टार्टअप आइडियाज, नए स्टार्टअप के दिग्गजों और बड़ी अपडेट्स के साथ मिलेंगे। नमस्कार।